लिख लेना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे आपको बोला असेस करना है, असेस करने में मैंने आपको बताया टैक्स निकालना है। टैक्स निकालना तो बहुत आसान है साहब, बहुत ही आसान है। पार्टनरशिप फर्म का बहुत ही आसान है। पार्टनरशिप फर्म का इनकम 10 लाख, टैक्स कितना 30%, दैट मीन्स इज इक्वल टू 3 लाख। आपने क्या किया, टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट इज इक्वल टू टैक्स। तो सर इनकम टैक्स इतना आसान है तो 15 मिनट में खत्म कर दो पढ़ा के। वो प्रॉब्लम क्या है पता है, वो टोटल इनकम आपको नहीं देते। और दूसरा प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे असेसी चेंज हो जाता है ना, वैसे इसका आरओटी भी चेंज हो जाता है, रेट ऑफ टैक्स भी चेंज हो जाता है। मतलब इसमें अलग अलग ऑप्शंस है, बहुत सारे वैरायटीज है। एक मैं भी चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसा टाइम आना चाहिए कि टोटल इनकम मतलब आपके बैंक में जितना डिपॉजिट हुआ वो टोटल इनकम, और एक उसका टैक्स का रेट 5%। इतना आसान होगा तो 2 पेज का इनकम टैक्स। अब 5000 पेज का तो लॉ लिखा है, बेसिक लॉ, ऐसा एंडलेस है, लेकिन बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज 5000 पेज का है। तो इतना क्या लिखा होगा इसमें? तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। हमारे यहाँ पे जादूगर असेसी होते हैं, मैजिक्स दिखाते हैं, डिपार्टमेंट एंटी मैजिक ढूंढ के लाता है, फिर ये लोग मैजिक प्रो लाते हैं, डिपार्टमेंट एंटी मैजिक प्रो लाता है, ये लोग मैजिक प्रो मैक्स लाते हैं, डिपार्टमेंट एंटी मैजिक प्रो मैक्स लाता है, फिर उसमें सुपर ऐड कर दो, सुप्रीम ऐड कर दो, अल्ट्रा ऐड कर दो। ये चोर पुलिस की लड़ाई बहुत सालों से चालू है, आज भी है, आने वाले वक्त में भी चालू है, ठीक है ना। और तुम सब इस लड़ाई के कृष्ण हो। ये रास्ते तुम ही दिखाते हो कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, वो करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। डिपार्टमेंट को जब पता चलता है कि आप गायब कैसे कर रहे हो, वो लोग भी देखते रहते हैं ना कि गायब कैसे हो रहा है, तो वो लोग लॉ बदल देते हैं रातों रात, ठीक है ना। फिर नया लॉ पढ़ना पड़ता है, फिर हम तो सोचते हैं कि अब नया क्या करें। तो इनकम टैक्स बहुत ही प्लेन लॉ, स्ट्रेट लॉ है क्या? नहीं, इससे हेल कॉम्प्लिकेटेड लॉ। किसको कर्ज करना है? अगर करना भी होगा तो डिपार्टमेंट को, असेसिस को ना। इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया क्योंकि असेसी ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चालू किया। अगर असेसी ईमानदार होता, जो टैक्स आता वही भरता, तो लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं। तो आप बोलोगे हमारा तो सिलेबस बढ़ रहा है ना। मैंने क्या बताया, असेसी तो चाहत रखता है कि टैक्स कैसे कम करूं, रास्ता तो आप ही लोग दिखाते हो ना। मुझे तो टेंशन तब आता है जब 6 महीने जिसने काम किया हमारे ऑफिस में, वो भी फुल कॉन्फिडेंस में असेसी को बताना चालू कर देता है कि जरा मुझे पता है कैसे बचाते, क्योंकि नोटिस तो उसको आने वाली है नहीं, नोटिस आएगी असेसी को। और असेसी आर्टिकल का नाम लेके नहीं गाली देगा, आर्टिकल तो पता ही नहीं होता उसको, वो तो गाली किसको देगा? तो नाम मार्केट में सीए लोगों का खराब है, लेकिन मैं बता रहा हूं सीए लोगों का इसमें रोल बहुत कम है। जो रियल चोर है ना वो असेसी है, उसको बताने वाला आर्टिकल है, ठीक है ना। लॉस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हो रहा है और गाली सीए खा रहा है। ये तुम लोग ने डिजाइन करके रखा है। तो ये आसान है क्या ये स्ट्रक्चर? नहीं, ये स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इनकम टैक्स भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमें क्या ढूंढना पड़ता है, क्या ढूंढने में टाइम लग जाता है हमें? टोटल इनकम। क्या ढूंढने में टाइम लग जाता है? रेट ऑफ टैक्स तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, रेट ऑफ टैक्स पढ़ाने के लिए मुझे 10, 15, 20 घंटे दे दोगे, मैं रेट ऑफ टैक्स पढ़ा दूंगा। 120 घंटे लगेंगे साहब मुझे ये पढ़ाने के लिए कि टोटल इनकम क्या होता है। तो टोटल इनकम, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन, मतलब ही क्या, असेस कर रहे हैं। तो टोटल इनकम निकालने के लिए पहले, सबसे पहले आपको लीगल स्टेटस निकालना पड़ता है असेसी का। लीगल स्टेटस मतलब क्या रे बाबा? एक होता है लीगल और दूसरा होता है स्टेटस। सर जिसका स्टेटस लीगल होता है वो लीगल स्टेटस होता है। ये बीकॉम वाले धंधे पहले बंद करो तुम लोग। हाँ बताओ लीगल स्टेटस क्या होता है किसी का भी? टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्सन, जो आपने थोड़े टाइम पे पहले पढ़ी थी। बिजनेस मॉडल जो ये साहब बना रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़े नहीं रहे हो, उसको लीगल स्टेटस बोलते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है फर्म, एक होता है एचयूएफ, एक होता है एओपी, बीओआई, एक होता है एलएलपी, कोई होता है कंपनी, कोई होता है लोकल अथॉरिटी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई ट्रस्ट, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको क्या बोलते हैं? लीगल स्टेटस।
सर आप किसी भी एसएससी का असेसमेंट करने से पहले उसका लीगल स्टेटस तो जानोगे ना। क्यों? अरे उसके ऊपर पूरा गेम चेंज हो जाता है। कंपनी का असेसमेंट अलग तरीके से होता है, फर्म का अलग तरीके से होता है, एचयूएफ का अलग तरीके से होता है, ट्रस्ट का तो दुनिया ही अलग है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो फॉर एनी एसएससी इज हिज लीगल स्टेटस। यहां तक क्लियर है? पक्का? तो ये लीगल स्टेटस कहां से पता चलता है? क्वेश्चन में किधर भी नहीं लिखा होता, नाम से पता चलता है। अगर मिस्टर लिखा है, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर गणेश, क्या लग रहा है आपको? कंपनी है? इंडिविजुअल है। और जिसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है वो पार्टनरशिप फर्म होगी, वो कंपनी है। जिसके नाम में कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब गणेश ट्रेडर्स है, यूजुअली ये प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो लॉ बताएगा कि फर्म है कि पार्टनरशिप फर्म है। किधर एलएलपी लिखा है तो पक्का है कि वो। तो नाम देख के आपको उसका स्टेटस समझ में आना चाहिए। तो इसकी भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आपको लीगल स्टेटस पता चल गया तो टैक्स के रेट्स वगैरह फिक्स हो जाते हैं। कंपनी का टैक्स का रेट अलग है, फर्म का अलग है, इंडिविजुअल्स के अलग होते हैं, सीनियर सिटीजन के अलग होते हैं, जूनियर सिटीजन के अलग होते हैं। तो नाम से और एज से कुछ चीजें पता चल जाती है। यहाँ पे नाम और एज यहाँ पे पता करना होता है। आगे रेसिडेंशियल स्टेटस से क्या चेंज हो जाता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आर होगा तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, एनआर होगा तो इंडियन इनकम। तो स्टेटस चेंज हुआ, स्टेटस चेंज होने से स्कोप चेंज हुआ क्या? बोलो ना। स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होने से आपका इनकम का स्कोप कम या ज्यादा होता है। नॉन रेसिडेंट से हम खाली इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स लेते हैं, और रेसिडेंट से हम बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। नॉन रेसिडेंट ओनली इंडियन, रेसिडेंट ग्लोबल इनकम। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो आपको सेकेंड क्या जानना जरूरी है? रेसिडेंशियल स्टेटस। कल हमारे ऑफिस में एक इंक्वायरी आई थी, यूके में बंदे ने जॉब किया हुआ है, इंडिया में रेंटेड इनकम कमाता है। 1 साल पूरा इंडिया में, 1 साल से आउटसाइड इंडिया यूके में ही था, सैलरी यूके में कमा रहा था। उसने पूछा भी फोन करके वही, सर मेरे यूके के सैलरी के ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा क्या? तो मैंने उसको क्या पूछा, सर आप इंडिया में कितने दिन थे? उसने बोला लेस देन 182 डेज। मतलब मैंने बताया था कि 180 के ऊपर थे कि नीचे थे, उसने बोला लेस देन 182। तो मैंने बोला आप नॉन रेसिडेंट बन चुके हो। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, वो जो जॉब किया वो किधर किया? बोलता है यूके में किया। तो मैंने पूछा फिर वो पैसे रिसीव्ड कहाँ पे किए? यूके में किए। तो इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट, टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल इन इंडिया? नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। बट जब वो नॉन रेसिडेंट था तो उसका इंडिया में 3 फ्लैट है, 3 प्रॉपर्टीज है इंडिया में, और तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर रेंट कमा रहा था वो। नॉन रेसिडेंट, फॉरेनर, फॉरेनर मतलब ऐसा फॉरेनर है इंडियन ही, फॉरेन मतलब फॉरेन रेसिडेंट, ठीक है ना। यूके में जो बंदा रिसाइड करता है, जिसका पुणे में, सोलापुर में, महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का जो रेंटल इनकम आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या? कहाँ पे लगेगा? इंडिया में लगेगा। सर यूके में लगेगा क्या? वो यूके का प्रॉब्लम है, उधर का मुझे मत पूछो। हम किधर का आईटीआर भर रहे हैं? इंडिया का भर रहे हैं, ठीक है ना। आगे जाऊं, उसने इंडियन कंपनी से डिविडेंड भी कमाया था, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करके रखता है, वो इंडिया में टैक्स होगा क्या? अरे नॉन रेसिडेंट है, सोर्स कहाँ पे है? तो इनकम अक्रू कहाँ पे हुआ? इतना जनरल नॉलेज है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपका फैकल्टी अच्छा है, फिर याद रखना, ठीक है। अभी लॉ चालू भी नहीं हुआ, चालू कहाँ हुआ है? लॉ चालू भी नहीं हुआ, और आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या इंडिया में टैक्स होगा और क्या इंडिया में टैक्स नहीं होगा। लेकिन ये जनरल नॉलेज है, ऐसा डायरेक्टली बताने का नहीं है, पूरा पढ़ने का पहले। हाँ लेकिन ठीक है, अभी तक आपने जितना बताया वो राइट ही था। तो पहले क्या ढूंढना है? लीगल स्टेटस। फिर क्या ढूंढना है? रेसिडेंशियल स्टेटस। ये समझ में आ रहा है? ओके। इससे क्या डिफाइन होता है कि क्या इंडिया में टैक्सेबल है और क्या इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। इसी को ही हम लेवी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो इतने पार्ट में? लेवी। और लेवी पढ़ाने के लिए मुझे सेक्शन 1 to 13 पढ़ाने पड़ते हैं। अभी तक मैंने पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाऊंगा, रेडी कर रहा हूँ आपको। तो फिर से बताओ, पहला क्या करोगे? ढूंढोगे कभी भी? अरे पागल लोग, टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम ढूंढने के लिए पहला क्या ढूंढोगे?
लीगल स्टेटस देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसको कौन सा इनकम टैक्सेबल है डिफाइन करेंगे, जो 5 हेड में डिवाइड होगा। ये कौन से सेक्शन में लिखा है कि 5 हेड में डिवाइड होगा? सेक्शन 14 में लिखा है, याद आ रहा है क्या आपको? हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड होगा ना। 1 to 13 पढ़ाऊंगा कि क्या टैक्सेबल है, लेकिन 5 हेड में टैक्सेबल है, वो किसने बोला? सेक्शन 14 ने। आपको याद आना चाहिए, नहीं याद आ रहा है तो फिर बहुत मारेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, रिवीजन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप लोग जिंदगी में कभी इनकम टैक्स में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। तो हमेशा अगर लेक्चर 7 o'clock का है तो आपको 6:45 पहुंचना है और पहले 15 मिनट रिवाइज करना है, ठीक है ना। नहीं तो आगे आगे का सुनते तो जाओगे, मजा तो आएगा, कीर्तन तो चलते रहेगा, हाँ, पीछे का सारा स्वाहा होते जाएगा, वो नहीं होना है आपको, ठीक है ना। 5 हेड में पहला हेड कौन सा देखता हूं, ठीक है ना। सेक्शन कहां से कहां तक होता है? ये 15 पे स्टार्ट होगा ना, 14 पे हेड से है तो 15 पे स्टार्ट होगा, एंड कहां पे होगा? 17 पे होता है। सेकेंड हेड देख के कोई भी बता देगा ना, हाँ, देख के तो कोई भी बता देगा, कम से कम दिमाग पे प्रेशर तो डालो। हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27। पीजीबीपी कहाँ पे स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पे होता है? 44 डीबी पे खत्म होता है। कैपिटल गेन कहाँ स्टार्ट होगा? 45 पे, एंड कहाँ पे होगा? 55 ए पे होगा, ठीक है ना। आईएफओएस कहाँ होगा? 56, और एंड कहाँ पे होगा? 59 पे। नहीं याद आ रहा है तो आप लोगों का प्रॉब्लम है, आपने इसको सीरियसली नहीं लिया है। इनकम टैक्स को जो सीरियसली नहीं लेता, इनकम टैक्स भी उसको सीरियसली नहीं लेता, ठीक है ना। और नचाएगा आपको, अटेम्प्ट लगाएगा, ठीक है ना। जब तक आप इसको सीरियसली नहीं लोगे तब तक लटका के रखेगा। तो आप डिसाइड कर लो एक ही दिन, ठीक है ना। अब इन सारे हेड्स में हमको 5-5 आइटम पढ़ने पड़ते हैं। जब आप जाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, हर हेड में मैं आपको लेवी पढ़ाऊंगा। हर हेड में क्या पढ़ाऊंगा? लेवी। हर हेड में मैं आपको कंप्यूटेशन पढ़ाऊंगा कि उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है। हर हेड में मैं आपको एग्जम्पशन भी पढ़ाऊंगा कि ऐसे कुछ एग्जम्पशंस होते हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। हर हेड के कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे सैलरी का मैंने बताया था आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। हाउस प्रॉपर्टी का 30% ऑफ रेंटल इनकम का डिडक्शन है स्टैंडर्ड। पीजीबीपी में एक्चुअल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है। कैपिटल गेन में जो कैपिटल एसेट आपने खरीदा होता है, 10 लाख की प्रॉपर्टी 12 लाख में बेचा तो 10 लाख माइनस होना चाहिए ना, कॉस्ट है वो, ठीक है ना। तो कॉस्ट माइनस होता है, क्लियर है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी वो इनकम कमाने के लिए अगर आपने कोई लेजिटिमेट खर्चा किया होगा तो माइनस होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिडक्शन। क्या बोलते हैं? डिडक्शंस। डिडक्शन चैप्टर के अंदर होते हैं, हर चैप्टर के अपने खुद के डिडक्शंस होते हैं। हर चैप्टर का खुद का एक डीमिंग सेक्शन भी है, डीम्ड इनकम, एक रियल इनकम और एक डीम्ड इनकम भी है। और हर चैप्टर के कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है। स्पेशल पॉइंट्स मतलब कुछ नया जो आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, नॉर्मल अकाउंटिंग की भाषा में जो नहीं आता, ऐसा कुछ नया हर चैप्टर में है, एक्सेप्शनल प्रोविजन है। तो ऐसा हर चैप्टर में ये 5 समझ में आ रहा है। वही इस पैरा में लिखा है यहाँ पे कि हर चैप्टर में आपको डिडक्शन पढ़ने पड़ेंगे, एग्जम्पशंस पढ़ने पड़ेंगे, कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, क्या टैक्सेबल है क्या टैक्सेबल नहीं है उस हेड में वो पढ़ना पड़ेगा। ये 5 हेड के बारे में ही बोला गया है। ये समझ में आ रहा है। अब तक आप 59 तक आ गए हो। अभी एसएससी चोरी करता है कि नहीं मार्केट में, तो डिपार्टमेंट ने क्या बना के रखा होगा? एंटी इवेजन। अरे एसएससी इवेजन करेगा, डिपार्टमेंट ने क्या बना के रखा होगा? तो ये याद आ रहा है क्लबिंग का प्रोविजन। ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? 60 पे। एंड कहाँ पे होता है? 65 पे, ठीक है ना। इसको क्लबिंग बोलते हैं। यहाँ पे किसी और का इनकम एसएससी की इनकम में ऐड होता है। मतलब घर पे माइनर बच्चे हैं, स्पाउस के नाम पे आपने इनकम ट्रांसफर किया है, मम्मी के नाम पे इनकम ट्रांसफर किया है, डिपार्टमेंट पकड़ के लाके फिर से आपकी इनकम में ऐड करेगा। हिक्का लिक्का मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इफ यू रिमेंबर। हाई इनकम क्लास, लो इनकम क्लास। हम लो इनकम क्लास के नाम पे इनकम दिखाते हैं, होता नहीं है, फिर वो पकड़ के डिपार्टमेंट लेकर आता है। तो ये 62, 65। ब्लैक मनी आपने घर में जमा करके रखा हुआ है तो उसको एग्रीगेशन ऑफ इनकम बोलते हैं। इसके बीच में का चैप्टर वो 68 to 69D करके एक सेक्शन होता है, उसमें जाता है। इसकी नोटिस मैंने आपको देखनी बोली, देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं देखी होगी तो आपके बच्चे नंगे पैदा होंगे, मुझको क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने बोला था लाइफ में
हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, लाइफ में सक्सेस हमेशा नहीं होता, ठीक है ना। कभी कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है और डिपार्टमेंट उसको अप्रिशिएट करता है, लेकिन कुछ लॉसेस को, सारे नहीं। कभी कभी तुम जो फालतूगिरी करते हो उसको लॉसेस नहीं बोलता डिपार्टमेंट, ठीक है ना, वो शौक होते हैं तुम्हारे। ये कौन सी सीरीज है? 70 to 80। इसमें क्या होता है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होता है, ठीक है ना। फिर इतना सब कुछ करने के बाद जब आप सेक्शन 80 पे जाते हो तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है। क्या ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स है? ढूंढना क्या था? टोटल इनकम। तो ग्रॉस में से भी कुछ माइनस होने वाला है। गवर्नमेंट अभी कुछ इन्वेस्टमेंट इनकरेज करता है। गवर्नमेंट बोलता है लाइफ इंश्योरेंस लो, गवर्नमेंट बोलता है मेडिकल इंश्योरेंस लो, गवर्नमेंट बोलता है गरीबों को डोनेट करो, गवर्नमेंट बोलता है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करो, गवर्नमेंट बोलता है बहुत सारे अच्छे काम भी करो, और कुछ अच्छे कामों को हम अप्रिशिएट करेंगे, और अप्रिशिएट करके ताली नहीं बजाएंगे, आपको डिडक्शन देंगे, जिससे आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर चैप्टर 6A। ये स्टार्ट होता है 80C पे और एंड होता है 80U पे। और इतना सब कुछ करने के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। और ये टोटल इनकम के ऊपर चार्ज है, लेवी है, और इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है 10 में, इन अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10। लास्ट आइटम का लास्ट, जहां पे आप क्या लिखते हो? टोटल इनकम। नहीं तो बच्चे कभी कभी हर हेड में राउंडिंग ऑफ मारना चालू कर देते हैं। हर हेड में नहीं मारना है, जब लास्ट में टोटल इनकम आता है उसको ही राउंडिंग ऑफ मारना होता है। राउंडिंग ऑफ 10 का मतलब क्या सर? 10 का राउंडिंग ऑफ मतलब अगर 5 के ऊपर, 5 या उसके ऊपर जाता है तो हायर साइड का 10 लेने का, और 4.99 तक अगर है तो उसको इग्नोर करने का। जैसे अगर आपका इनकम है 22,15,283, तो डिपार्टमेंट ये 283 नहीं लिखेगा, डिपार्टमेंट लास्ट वाले को कितना कर देगा? 280। तो ये 3 नहीं होता सर, ये 4 होता, तभी भी नीचे क्या होता? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे 4 होता तभी भी कितना होता सर? 4.8 होता तो भी 280। आप राउंडिंग ऑफ करके 5 मत करो इसको, ये 4.8 है, लेकिन जब ये एग्जैक्टली 5 हो जाता तो ये 290 हो जाता, 6 हो जाता तो 7 हो जाता, तो समझ में आ रहा है? 5 टच हो गया तो अभी वो 290 ही होगा। तो राउंडिंग ऑफ 10 चलता है। अलग अलग लॉ में अलग अलग राउंडिंग ऑफ के नियम है। इनकम टैक्स लॉ में भी अलग अलग राउंडिंग ऑफ के नियम है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कि राउंडिंग ऑफ कर लेना जमा, तो इसका सेक्शन है इनकम टैक्स में 288A। आपको याद है लास्ट के कुछ सेक्शंस हमने नहीं पढ़े थे अच्छे से? हमने 280 तक का सीरीज पढ़ के रखा है। ऐसे क्या करते हो? 270 से लेके 275 तक पेनाल्टी चलता है, 276 से लेके 280 तक प्रोसिक्यूशन चलता है। फिर उसके आगे पीछे के मैंने कुछ सेक्शन मिसलिनियस वगैरह होते हैं, आपको नहीं पढ़ाए हुए, वो बीच बीच में ऐसे आते रहते हैं। सोचो ना, हम लोग पहले चैप्टर में हैं, हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? 288। और आप बोलते हो इनकम टैक्स में बीच बीच में आएगा, मेरे को समझेगा क्या? बीच बीच का समझेगा, पूरा इनकम टैक्स जिंदगी में कभी नहीं समझेगा। आपको कंसिस्टेंटली आना है, स्टार्ट टू एंड बैठना है। मिस हुआ रहेगा तो फिर से देखो, यूट्यूब पे जाके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब तक देखो जब तक नहीं समझता है। आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करो एंड यू विल नेवर हैव ग्रिप ओवर इनकम टैक्स, नेवर। क्योंकि हर एक चीज, हर एक सेक्शंस के बीच में कोई ना कोई कोरिलेशन है। मैं आपको बोल ही नहीं सकता कि ये छोड़ दो, मैं आपको बोल सकता हूं कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ने में कुछ नहीं बोल सकता। यहां तक क्लियर है? तो फिर से बताओगे क्या मुझे? सेक्शन 1 में क्या होता है? स्कोप, एक्सटेंट, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 में क्या होता है? डेफिनेशन। 3 में प्रीवियस ईयर मीन्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अभी याद भी होना चाहिए ना थोड़ा अंदर अंदर का। सेक्शन 4 क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा गया है? टोटल इनकम अर्न बाय ए पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी असेस इन असेसमेंट ईयर एट टैक्स रेट्स प्रिवेलिंग इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब इसमें के एक शब्द समझ रहे क्या आपको? पर्सन, असेस, प्रीवियस ईयर, कवर करते जा रहे हैं ना हम लोग एक एक चीज को, उसी को ही हम ओपन करते जाएंगे, इनलार्ज करते जाएंगे। पूरा लाइफ हम सेक्शन 4 ही पढ़ते रहेंगे।
लेकिन इनलार्ज करके हर एक पॉइंट अभी ओपन अप होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टू टाइप्स ऑफ इनकम, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम मतलब इनकम accrued in India, income received in India, income deemed to be received in India, income deemed to be accrued in India. Section 6 residential status, दो टाइप के रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट. रेसिडेंट का ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल और नॉन रेसिडेंट का ओनली इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल. सेक्शन 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. सेक्शन 8 dividend income. Section 9 income deemed to be accrued in India. Section 10 exempt income. 11, 12, 13 exempt assessee. Section 14 heads of income. 14A guarding section. 15 to 17 salary. 22 to 27 house property. 28 to 44 business or profession PGBP, ठीक है ना. 45 to 55 cap gain, capital gain. 56 to 59 other sources. 60 to 65 clubbing, ठीक है ना. 68 to 69 aggregation. 70 to 80 set off and carry forward of losses. 80C to 80U deductions from gross total income. समझ में आ रहा है. उसके बाद जो आता है वो है टोटल इनकम, जिसके ऊपर इनकम टैक्स होता है साहब. क्लियर है. 2 मिनट लगते हैं सारे रिवाइज करने के लिए. 2 मिनट पढ़ने के लिए घंटों लगेंगे, रिवाइज करने के लिए 2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है. अगर आप उतना नहीं डालोगे नहीं याद होगा. प्लीज एफर्ट डालो, ठीक है ना.